नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विजय थलपति की। विजय थलपति की उस फिल्म की जिसके लिए वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। जन नायकन फिल्म है जिसके रिलीज की तारीख को लेकर के इंतजार कर रहे हैं वहां के तमिलनाडु के लोग। फिल्म के प्रति उनका मोह अजब होता है, गजब होता है, शानदार होता है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में बड़ा असर होता है। और इस मोड़ पे जब उनकी आखिरी फिल्म के रिलीज होने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं वहां के सिनेमा दर्शक, उस समय केंद्र सरकार के सेंसर बोर्ड ने उसकी फिल्म की रिलीज को रोक दिया है। जानते हैं आप, कायनात भी कुछ देना चाहती है उस मोड़ पर, जिस मोड़ पे वो चाह रहे थे जननायकन फिल्म रिलीज हो और उनके पॉलिटिक्स में आने का आगाज हो। जब आखिरी शूट हो रहा था जननायकन फिल्म का, उस दिन ही विजय थलपति ने ऐलान कर दिया कि अब नमस्कार फिल्मी दुनिया को। और नमस्कार करने के साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उनके लिए मैं उतरना चाहता हूं जनसेवा में। और ये मेरी आखिरी फिल्म है, मैं संन्यास ले रहा हूं फिल्म से। जिसने उसके जीवन में सब कुछ दिया, सिनेमा ने उसके जीवन में सब कुछ दिया, उस सिनेमा से सिर्फ इसलिए संन्यास ले रहा है कि जिन लोगों ने उसे दिया उसकी सेवा करना चाहता है। टीवी के नम पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, तमिलगा वित्रा कड़गम। और तमिलनाडु के इतिहास में आप देखेंगे, गौर करेंगे तो पूरी पॉलिटिक्स ही वहां लिखी गई है इसी फिल्मी नायकों के जरिए। एमजी रामचंद्रन का दौर हो, जे जयललिता का दौर हो, या हालिया रजनीकांत का दौर हो। रजनीकांत को 2021 में हिम्मत नहीं हुई कि मैदान में उतर आए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आखिरी मोड़ पर उन्होंने संन्यास वापस लौट जाने का फैसला किया, पॉलिटिक्स में आने का नहीं फैसला किया। हाँ, कमल हासन को कैसे भूलेंगे। कमल हासन ने भी अपने हिसाब से वहां के पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया है और उनको सफलता मिली। उतनी सफलता नहीं मिली है, उसी सफलता से घबरा करके रजनीकांत वापस लौट गए थे। लेकिन कह रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने विजय थलपति के फिल्म के रिलीज को रोक रखा है। सिर्फ एक ही मसला हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ, फिल्म में कोई गड़बड़ी हो। एक और बड़ा मसला है, विजय थलपति को जहां तक परेशान करने की बात है तो हाँ, सेंसर बोर्ड तो परेशान कर रहा है। कहते हैं जिस मोड पे आपको परेशान किया जाता है, आपके प्रति सिंपैथी भी उमड़ती है। और कहते हैं कि विजय थलपति के प्रति इस सेंसर बोर्ड की उस जन नायकन फिल्म को रोके जाने की वजह से सिंपैथी उमड़ पड़ी है। लोग विजय थलपति का आह्वान कर रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि वो उस समुदाय से आते हैं, उस क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी हमारी 12% है, 11% है तमिलनाडु में। वो भूल गए हैं, इनका नाम राजेंद्रन जोसेफ है। लोग याद कर रहे हैं सिर्फ विजय थलपति के नाम से। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए टिकट लेने के लोग उम्र पड़े हैं। इस मार्च अप्रैल में चुनाव है, कह रहे हैं अकेला बंदा खड़ा है और जितना परेशान किया जाएगा उतना ही उनका भाग्य चमकेगा, ये लोग मानते हैं। कई लोग तो घबरा कर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे रजनीकांत की बात करें, उम्र का दिलासा देते हुए, तकाजा देते हुए 2021 में पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया था, लेकिन वापस लौट गए, घबरा के लौट गए। कौन पॉलिटिकल झमेले को लेता है। विजय थलपति की जिंदगी की बात बता दूं कि हाल में पिछले साल उनकी कुडूर रैली में भगदड़ हो गई, कई लोग मारे गए। कई लोग मारे जाने के बाद होता है, लेकिन विजय थलपति को सीबीआई ने, सिंपैथी की जो बात मैं कह रहा हूं, परेशान करने की बात कह रहा हूं, सीबीआई बार बार लगातार पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में लाकर 72 घंटे तक विजय थलपति से पूछताछ हुई। आप जानते हैं कायनात क्या चाहती है। जैसे ही आप परेशान करेंगे किसी को, सिंपैथी की लहर उमड़ेगी, और उमड़ेगी तो आपके सत्ता में आने का रास्ता खुलेगा। पूरी आप देखेंगे तमिलनाडु की राजनीति को, एमजी रामचंद्रन को याद करें, उसके बाद जे जयललिता को परेशान नहीं किया गया होता। एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद उनकी पत्नी को, जानकी रामचंद्रन को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया गया होता, अध्यक्ष नहीं बना दिया गया होता, तो ये मुमकिन है जय जयललिता किनारे रह जाती। लेकिन परेशानी का दिलासा देते हुए जयललिता कि मुझे परेशान कर रहे हैं लोग, पॉलिटिक्स में आ गई और धूमकेतु की तरह से बहुत सालों तक राज करती रही। अद्भुत है ना। उसी जय जयललिता के बैनर के सहारे, नाम के सहारे, उनकी तस्वीर के सहारे अभी भी एआईडीएमके मैदान में मुख्य प्रतिपक्षी दल होकर खड़ी है। एमजी रामचंद्रन के बारे में डीएमके कहती है कि उनसे उनका नाता रहा है, कि करुणानिधि से उनका नाता रहा है। अपने हिसाब से करुणानिधि के नाते के आधार पर अभी उसे भुनाती है। जो डीएमके पावर में है वहां पर उसे मुश्किल आ रही है। उदयनिधि के हाथों में पावर सौंपना चाह रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। अभी एमके स्टालिन चाहते हैं, नया लड़का है, अब 70 साल के हो चुके हैं एमके स्टालिन, तो अपने बेटे के हवाले करना चाहते हैं डीएमके को। लेकिन उनको मुसीबत यही आ रही है, उनका फिल्मी बैकग्राउंड उस ढंग का नहीं है जैसा बैकग्राउंड करुणानिधि का हुआ करता था। तो अब इस मोड़ पे, जबकि ये क्लियर है कि एक बार फिर से तमिलनाडु के राजनीति में किसी एक्टर का, सिनेमा के नायक के आने का रास्ता खुल रहा है, तो ये मुमकिन था कि उसको सहूलियत दी जाती, उसके खिलाफ कोई परेशानी नहीं खड़ी की जाती। क्या फर्क पड़ता है,
जननायकन फिल्म को रिलीज कर देने से? क्यों सेंसर बोर्ड इस वक्त पर उसे रिलीज नहीं कर रहा है? क्यों सीबीआई के जो पूछताछ का क्रम है उस रैली में भगदड़ को लेकर उसमें बहुत प्रचारित क्यों किया जा रहा है? पूछताछ कीजिए, हाँ ठीक ठाक चुपचाप पूछती घर जाइए, उनसे पूछताछ कीजिए। उनको सीबीआई मुख्यालय बुला रहे हैं आप 72 घंटे तक, लोग तमिलनाडु से उमड़कर दिल्ली चले आ रहे हैं उनके समर्थन में। ये आसान बात नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कहते हैं किसी बात को शिद्दत से चाह लो, शाहरुख खान का डायलॉग है, तो कायनात आपकी मदद पर सामने आ जाती है। ठीक यही बात होता हुआ दिख रहा है विजय थलपति के साथ। जो उन्होंने टीवी की पार्टी बनाई है उसके प्रति जो लोग उमड़ पड़े हैं उसके टिकट लेने के लिए, तमाम चीजों लेकर लेने के लिए, यंग के अंदर जो एक है, लगता है तमिलनाडु के इतिहास में, राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, नई इबारत लिखने जा रही है। विजय थलपति इस बार के चुनाव में जरूर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। कमाल की बात जानते हैं क्या है? विजय थलपति उसी स्टैंड पर खड़े हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वो डीएमके का तल्ख क्रिटिसाइजर है। कहते हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार का लाभ कुछ नहीं मिला, आम लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, और ये बदलाव लाएंगे सिनेमा स्क्रीन के नायक विजय थलपति। पॉलिटिक्स में उनको वोट दीजिए, वो उनकी सरकार बनेगी, आप बदल देंगे, जैसे कभी एमजी रामचंद्रन ने बदला था, कभी जे जलता ने जिंदगी बदली थी। उस आधार में विजय थलपति सामने निकल के जा रहे हैं। तो एक विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कोशिश कर रही है डीएम के साथ, अलायंस के साथ, जे जलता की पुरानी पार्टी के साथ अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, एंटी वोट जितने भी हैं डीएमके के सत्ता विरोधी वोट, उसमें बंटवारा हो रहा है विजय थलपति के आने से। और क्या इतना बड़ा बंटवारा हो जाएगा, डीएमके सत्ता से हट जाएगी और विजय थलपति के हाथ में चाबी आ जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके का अलायंस इतना कद्दावर स्थिति में होगा कि एक बार फिर से जिस ढंग से घबरा करके रजनीकांत पॉलिटिक्स छोड़ के चले गए थे, वही हालत पैदा होगी विजय थलपति के जीवन में भी। क्योंकि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रैटेजी होता है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, उसके लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। नागार्जुन को लाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में बैटिंग करने के लिए पवन कल्याण उतरने वाले हैं, नागार्जुन आने वाले हैं, कहते हैं धनुष को भी उतारने वाली है भारतीय जनता पार्टी। तो उसको ही पता है कि पॉलिटिक्स का क्या, पॉलिटिक्स में इन नायकों का, सिनेमा के नायकों का क्या योगदान हो सकता है। हो सकता है चुनाव के वक्त में रजनीकांत से भी ऐसा कोई अपील जारी करवाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सब पर अगर जिस ढंग से सेंसर बोर्ड परेशान कर रही है विजय थलपति को, जिस ढंग से सीबीआई परेशान कर रही है भगदड़ के मामले की जांच के सिलसिले में, तो जो सिंपैथी उमर के आ रहा है, ये सब भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी पर या डीएमके पर, या डीएमके पर। जितना परेशान करोगे आप विजय थलपति को, उतने ही उसके आसपास लोग उमड़ेंगे और वोट की जो संभावना है उसके प्रति और बढ़ेगी। क्या है ना, दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, सिनेमा सिर चढ़ के बोलता है। एनटीआर की कहानी सबको पता है, कैसे वो रथ लेके, चैतन्य रथ लेके निकल गया, बदल दिया पूरे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को। दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, लंबे समय तक। अभी भी उनकी पार्टी जो है टीडीपी आंध्र प्रदेश में राज कर रही है। टीडीपी आंध्र प्रदेश के बॉर्डरिंग इलाके में, अभी भी तमिलनाडु से लगने वाले इलाके में, जो भी इलाका है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का, उसका तमिलनाडु है। तो अपने हिसाब से वो जादू काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। इस पॉलिटिक्स में विजय थलपति के आसपास जितना भी विरोध की स्थिति पैदा होगी, जितना भी सरकारी तंत्र उनके खिलाफ जाएगा, भाई डीएमके भी प्रहार कर रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो भी प्रहार कर रही है। एआईडीएमके और डीएमके दोनों विजय थलपति के दुश्मन हैं। अगर तमिलनाडु की राजनीति को आप व्याख्यानित करेंगे तो उस मोड़ पे तमिल की जनता क्या करेगी? अपने उस नायक के लिए, उस जननायकन फिल्म के रिलीज के इंतजार करने के बजाय क्या करेगी? जाके वोट देगी अपने विजय थलपति के लिए। और विजय थलपति के आसपास जो ओरा बनता जा रहा है, वो ओरा बता रहा है कि कमाल तो होने वाला है तमिलनाडु की राजनीति में। अब ये कमाल कैसे होता है? कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विजय थलपति में कोई एक चैनल खुला पड़ा है हाल के दिनों में। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अलायंस एक खास तरीके का हो जाए एआईडीएमके, बीजेपी और टीवी के बीच में। वो अलायंस कैसा होता है? कई बार होता है कि फ्रेंडली मैच सा होता है। डीएमके को हराने के लिए वो अलायंस हो, सत्ता विरोधी मत जो है एक तरीके से एक कॉर्नर पे रहे, और सत्ता में जो बैठे पड़े हैं डीएमके के लोग, उनको हटाया जाए। तो ये कैसे होता है, कॉन्फ़िगर कैसे होता है? ग्राउंड रियलिटी का वक्त है, मार्च का महीना शुरू होने वाला है जब हम बात कर रहे हैं। मार्च में किसी तारीख को एक फेज में तमिलनाडु का चुनाव होगा या 2 फेज में होगा, ये तय होना है। तो इस तय होने के साथ साथ समय गिनती के रह गए हैं। अगले 30 से 40 दिन में वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, सब कुछ होगा। अलायंस को फिर से पुनर्वासित किया जाएगा। विजय थलपति कह रहे हैं कि अकेले हम लड़ेंगे, अकेले लड़ते हैं या कोई विपक्ष में कोई एका होती है, अपने हिसाब से एका होती है। ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एका होती है डीएमके को पावर से कैसे हटाया जाए।
तो अगर डीएमके हटती है तो क्या आने वाले चुनाव में विजय थलपति की पार्टी कितनी संख्या में वोट लाती है, कितने संख्या में उसके विधायक जीत के आते हैं, क्या भावी सरकार में विजय थलपति एक महत्वपूर्ण योद्धा के तौर पर सामने होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ तय होना है। दो स्थितियां आपको हमने बताई। सत्ता विरोधी मत अगर बट रहा है एआईडीएमके गठजोड़ और विजय थलपति के बीच में, तो फायदा तो डीएमके का होगा। देखिए, सत्ता विरोधी मत क्या इतनी बड़ी तादाद में है कि बटकर भी वो बंटाधार कर देगी डीएमके की। एमके स्टालिन के लिए फिर से सरकार में आना मुश्किल हो जाएगा इस बार। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जनता जब उमड़ती है सत्ता विरोधी मतों को लेकर, तो फिर ये देखती नहीं है कि उस हराने वाला, जो डीएमके को हराने वाला कैंडिडेट होगा उसे ही वोट मिलेगा। वो या तो विजय थलपति का होगा या डीएमके के अलायंस में जो भारतीय जनता पार्टी का तमाम दल लड़ रहा है उसके होंगे। वो क्या कुछ होता है वो हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में ला करके अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराइएगा, क्योंकि सारा मामला है वणक्कम का। वणक्कम कर रहा हूं, आपको नमस्कार कर रहा हूं। मैं तमिल सीखने की कोशिश कर रहा हूं और तमिलनाडु की राजनीति को हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए तो आपको मेरे प्रति आभारी होना चाहिए। खास करके हिंदी क्षेत्र के नेताओं को, हिंदी क्षेत्र के दर्शकों के लिए मैं तमिलनाडु में विशेष अभिरुचि रखकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जो होगा होगा, देखा जाएगा। विजय थलपति जो सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, वो पॉलिटिक्स में आए हैं, सरकार में आते हैं नहीं आते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। इसके लिए क्रमवार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश जारी रख पाएंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।